तो आज के करंट अफेयर्स के सेशन में हम कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिनमें से सबसे पहला करंट अफेयर्स है आपका गुजरात राज्य से जुड़ा हुआ है और निश्चित तौर पे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप सभी का आएगा। तो गुजरात सेमीकंडक्टर को लेकर के अपनी पहली पॉलिसी की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। देखो, सेमीकंडक्टर के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, है ना। सेमीकंडक्टर को ही अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक मतलब वो पदार्थ जिनका विद्युत चालन जिनकी विद्युत चालकता जो होती है वो तांबा से कम होती है ना। तांबा धातु से कम होती है, मतलब जो धातुएं होती हैं, जो चालक होते हैं, उनमें से तांबा से कम होती है, किंतु जो अचालक होते हैं जैसे कि कांच वगैरह, इससे अधिक होती है। तो सेमीकंडक्टर के बारे में आपको पता है, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं उन सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सेमीकंडक्टर का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। अभी हाल ही में आप देखेंगे कि विश्व के बहुत सारे देश हैं, जैसे लाइक ताइवान आपका हो गया, आसियान कंट्रीज में से हो गए, चाइना हो गया, इन सब के द्वारा सेमीकंडक्टर हम इंपोर्ट करते हैं। भारत में सेमीकंडक्टर को लेकर के कई बार जो है यहाँ पर जब किसी तरीके का तनाव और स्थिति बन जाती है तो सेमीकंडक्टर को लेकर के कई बार शॉर्टेज हो जाती है, और फिर चाहे जितने भी आपके व्हीकल्स आते हैं, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, जितनी भी गाड़ियां आती हैं, जितनी भी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस होती हैं, सब में सेमीकंडक्टर होता है। एक इनका ब्रेन की तरह काम करता है ये। तो अभी गुजरात भारत का पहला स्टेट बना है जिसने अपनी सेमीकंडक्टर पॉलिसी की घोषणा की है। तो इसका उद्देश्य यह है कि इस पॉलिसी के माध्यम से भारत के लिए एक नया सेक्टर है, नया क्षेत्र है, सेमीकंडक्टर उत्पादन को लेकर के गुजरात में जो है यहाँ पर प्लांट भी लगाया जा रहा है, पूरी सेमीकंडक्टर सिटी डेवलप की जा रही है। तो इस क्षेत्र में, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत में उत्पादन हो पाए, भारत आत्मनिर्भर हो पाए सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में हम नया निवेश जो है आकर्षित कर पाए, तो इस क्षेत्र में राज्य के द्वारा जो है ये पूरी की पूरी पॉलिसी, ठीक है, आपकी जो है लगभग 24 जुलाई 2022 की घटना है ये। 24 जुलाई 2022 को जो है ये आपकी पॉलिसी आई थी। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, अभी चुनाव के बाद फिर से अगेन ये बने हैं। तो गुजरात सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण 24 जुलाई 2022 को किया था, और ये नीति आपकी 5 साल तक चलेगी, 2027 तक के लिए पूरी की पूरी पॉलिसी बनाई गई है। तो सेमीकंडक्टर किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस के लिए उसका ब्रेन है, इसके बिना मतलब सब कुछ अधूरा हो जाता है। और इस नीति के तहत एक चीज जो आपको और जानना जरूरी है कि अहमदाबाद के पास एक जगह है धोलेरा, अहमदाबाद के पास एक जगह है धोलेरा। तो धोलेरा सेमीकॉन सिटी बनाई जा रही है, जो कि सेमीकंडक्टर को लेकर के है। धोलेरा सेमीकॉन सिटी सेमीकॉन सिटी आपकी डेवलप की जा रही है। धोलेरा सेमीकॉन सिटी स्थापित की जा रही है, और यहां पर बहुत सारी, इस परियोजना के तहत बहुत सारी विनिर्माण इकाइयां बनाई जाएंगी, बहुत सारी जिनको सब्सिडी दी जाएगी। तो ये नीति केंद्र के भारत में सेमीकंडक्टर मिशन के अनुरूप इसको तैयार किया गया, इस नीति को, इस पॉलिसी को, जिसके तहत सेमीकंडक्टर उत्पादन बहुत तेजी से किया जाएगा। आगामी 5 वर्षों में सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में लगभग बड़े स्तर पर रोजगार स्थापित होने वाला है। और इस के तहत देखो बहुत सारी सब्सिडी वगैरह, जो भी इस सेक्टर पे जब कोई पॉलिसी बनती है, कोई भी नीति बनती है और किसी नए क्षेत्र को प्रोत्साहित करना होता है, तो सरकार क्या करती है, जो कोई भी निवेशक होता है उस निवेशक को उस क्षेत्र में सब्सिडी बहुत सारी प्रदान करती है, बहुत सारी जो आधारभूत संरचना है उसे भी इस्टेब्लिश किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि गुजरात सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले उत्पादन में भारत का पहला राज्य है, ये ध्यान रखिएगा। इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहला राज्य है जिसने ऐसी कोई पॉलिसी लेकर के आया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको दिमाग में बैठा के चलना है। चलिए, तो ये आपका पहला करंट अफेयर्स है जो आप सभी को करना है। दूसरा, ये आप देख रहे हैं एक रेलगाड़ी है और ये हमेशा चर्चा में बना रहता है मुद्दा, ठीक है। ये आपको पता होगा देश की सबसे लंबी रेलगाड़ी है। आजादी के 75 साल पूरे होने पर
ये रेलवे के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव पर भारतीय रेलवे ने देश की सबसे लंबी मालगाड़ी चलाई। मालगाड़ी मतलब जिसमें जो है आपके वाहन मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होती है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए दो तरीके से ट्रांसपोर्टेशन है, एक तो आपका जो है यात्रियों का ट्रांसपोर्टेशन है परिवहन के तौर पे रेलवे का, और दूसरा है गुड्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो मालगाड़ी के द्वारा होता है। और रेलवे की सबसे ज्यादा कमाई का जरिया मालगाड़ी ही है, ये मान के चलिए। तो एक ट्रेन चलाई गई। वैसे कई बार जो है सुपर ट्रेनें चलाई जाती हैं। सुपर ट्रेनें लाइक जो बहुत लंबी ट्रेनें होती है। अब आपको थोड़ा सा इसको देखेंगे तो बड़ा आप सरप्राइज हो जाएंगे। लगभग ये एक मालगाड़ी नहीं, 5 मालगाड़ियों को जोड़ करके एक मालगाड़ी बनाई गई है। इसमें कितने डिब्बे हो सकते हैं? इसमें 295 डिब्बे लगे हुए हैं, 295 डिब्बे, और 6 इंजन लगे हुए हैं इसमें। इस ट्रेन का नाम क्या है? इस ट्रेन का नाम है सुपर वासुकी ट्रेन। नाम है इसका वासुकी ट्रेन, वासुकी ट्रेन। तो ये आप करंट अफेयर्स लिख लीजिएगा कि रेलवे के द्वारा अब तक की सबसे लंबी जो मालगाड़ी चलाई गई है उसका नाम है सुपर वासुकी ट्रेन, ठीक है। और इसका परिचालन जो है साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे के द्वारा किया गया था। यह आपके 6 इंजन वाली ट्रेन है जिसमें 295 डिब्बे लगे हुए हैं। यह लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी थी। अब सोचिए आप कभी ये ट्रेन, मतलब मालगाड़ी वैसे भी बहुत लंबी होती हैं, है ना। ये आपकी वासुकी ट्रेन जो है भारत की सबसे लंबी ट्रेन बन चुकी है अभी तक की। 3.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन है ये। तो वासुकी ट्रेन के अलावा भी देखो इससे पहले 2 ट्रेनें और चल चुकी हैं। एनाकोंडा चल चुकी है और शेषनाग चल चुकी है, ठीक है। इससे पहले ये चल चुके हैं 2 ट्रेनें, ठीक है। लेकिन अब वासुकी जो है आपकी सबसे लंबी ट्रेन हो चुकी है। क्वेश्चन मान लो पूछ लेता है ना, तो पूछता है तो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर है, स्पष्ट है। तो वासुकी सबसे लंबी ट्रेन आपकी 3.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन आपकी बनाई गई है, ठीक है। इससे पहले शेषनाग और एनाकोंडा ट्रेनें, 2 ट्रेनें और चलाई गई थी। तो इससे पहले ये ट्रेनें जो है 4 ट्रेनों को जोड़ करके बनाई गई थी, ठीक है। और शेषनाग 3 ट्रेनों को और एनाकोंडा को 4 ट्रेनों को जोड़ करके बनाया गया था। वासुकी में जो है अब 5 ट्रेनें जोड़ी गई हैं। तो वासुकी सबसे लंबी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मालगाड़ियों के लिए आपको पता है कि सरकार के द्वारा अब अलग से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया गया है और इसी के तहत जो है अब इनकी गति पे काम किया जाएगा। चूंकि अभी औसत गति बहुत कम है भारत में, ट्रांसपोर्टेशन और फास्ट हो सके, भारत जो है पीएम गति शक्ति के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत तेजी से इंप्रूव हो सके, उसके लिए अब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी मालगाड़ी के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। अगला करंट अफेयर्स उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण और मस्त, मतलब आपको अच्छा लगेगा, इससे क्वेश्चंस आने की संभावना मुझे लगता है बहुत ज्यादा है। मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है मंडला, वहां से ये न्यूज है और उम्मीद है कि ये क्वेश्चन पक्का आएगा। अभी देखो जितना कुछ भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये बहुत सिलेक्टिव है और यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये पूरी तरीके से आप सिक्योर रहिएगा। जितना पढ़ा रहा हूं ना, इन्हीं सब से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको निकल के आएंगे। बस एक एक क्लास मत छोड़िएगा। जो पिछली क्लासेज हो चुकी हैं वो सारी आप लोगों को करनी है और जो क्लास ये है हर क्लास को आपको करना है। मैं गारंटी लेता हूं कि आपके क्वेश्चन ही गलत होंगे। और मेरे 5 लेटेस्ट मास्टर वीडियो देख के जाना करंट अफेयर्स के। करंट अफेयर्स के लिए कहीं भी किसी भी तरीके से किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी नहीं लेनी है। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, स्टेट पीएससी का, आपका और आईएएस का, मैं पूरी गारंटी लेता हूं करंट अफेयर्स क्वेश्चन पहुंचेगा बस। तो मध्य प्रदेश का एक आदिवासी जिला है जो देश का पहला जिला बन चुका है जहां कार्यात्मक रूप से सभी लोग साक्षर है, ठीक है, पूर्ण रूप से साक्षर हो चुके हैं यहां पे। और ये आपका है मंडला, ठीक है। फंक्शनली लिटरेट लोग हैं यहां पर, ठीक है। इसकी घोषणा जो है मध्य प्रदेश के नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री 15 अगस्त 2022 को किया गया था। इस बार आजादी में 15 अगस्त 2022 को जो है यह घोषणा आपकी हुई थी। मंडला, ध्यान रखिएगा क्या नाम है, मंडला आपका जो है। तो देखिए यहां पे एक चीज समझिएगा, मैं यहां पे कार्यात्मक रूप से साक्षर की बात कर रहा हूं, यानी फंक्शनली लिटरेट। तो ये होता क्या है, इसका मतलब यह है कि मंडला जिले के जितने भी लोग हैं सभी अपना नाम लिख सकते हैं, अपना नाम पढ़ सकते हैं, गिनतियां लिख सकते हैं,
मतलब सभी लोग लिखना और पढ़ना जान चुके हैं। आप देखिए यहाँ पे हर एक व्यक्ति ने अपना नाम लिख रखा है स्लेट पे, ठीक है, सभी ने। तो ये देश का पहला आदिवासी जिला बना है, ध्यान रखिएगा। वैसे भी अभी तो बहुत सारे जिले पहले से ऑलरेडी थे, चाहे वो केरला वगैरह के जिले रहे हो, केरला लिटरेसी रेट में सबसे ज्यादा है, लेकिन ये पहला आदिवासी जिला बना है। तो देश का पहला आदिवासी जिला जो है, देखिए जब 2011 की जनगणना हुई थी तो मंडला जिले में साक्षरता दर बहुत कम थी, लगभग 68% थी, 68% थी यहां पे। लेकिन बाद में पता चला, सरकार ने यहां पे काम किया और काम करने के बाद, चूंकि यहां पे अधिकांश लोग आदिवासी लोग हैं, जंगलों में रहते हैं, आपको पता है मध्य प्रदेश में जनजातियां बहुत ज्यादा है, वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, तो ऐसे में ये आपको ध्यान रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अगला चलते हैं। आपको पता है कि जैसे कोविड एक वायरस आया था, वैसे ही एक वायरस और आया था और इस वायरस का नाम था मंकी पॉक्स। हम सबका सौभाग्य रहा कि ये मंकी पॉक्स वायरस इतना फैला नहीं, स्प्रेड नहीं हुआ, जिस तरीके से अफ्रीकी देशों में इसने हालत खराब कर रखी थी। तो बड़ा भयावह था ये वायरस, क्योंकि इसमें एक तरीके से एक चेचक टाइप की बीमारी थी, जिस तरीके से चेचक होती वैसे शरीर में फैल जाता था और ये पूरी तरीके से नया था। तो मंकी पॉक्स की जांच करने के लिए देश का पहला स्वदेशी आरटीपीसीआर किट बन चुकी है, ठीक है, पहली आरटीपीसीआर किट बन चुकी है। इसको बनाया किसने? आंध्र प्रदेश में मेडजर एक जो है कंपनी आपकी मेडटेक जोन है ना, इसके द्वारा लॉन्च किया गया और इसमें सहयोग किया है एक मेडिकल जो है फार्मा कंपनी है जिसका नाम है ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में मेडटेक जोन द्वारा लॉन्च किया गया है, मेडटेक जोन द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, मेडिकल क्षेत्र से जुड़ा हुआ। और इसके लिए कंपनी कौन सी है? ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स, ट्रांस एशिया। मैंने पिछले सेशन में आपको बताया था उसके लिए कि कोविड का जो है आपका नेजल जो आपका वैक्सीन बन गई, उसके बारे में चर्चा हुई थी। तो कोविड में बहुत सारी अपडेट हैं जो कि टाइम टू टाइम पे आती रहती हैं। कोविड को लेकर के मैंने बहुत सारे सेशंस आपके बनाए हैं, कोविड को लेकर के आपको मास्टर वीडियो में बहुत डिटेल मिल जाएगी। बाकी जो भी डिटेल होगी टाइम टू टाइम पे अपडेट करते रहेंगे। एक दो सेशन हम कोविड के ऊपर भी आने वाले समय पे लेंगे, ताकि जो एग्जाम हॉल पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते होंगे कोविड के, वो सब एक दो क्लास में कंप्लीट कर देंगे। तो कोविड का मैं अलग से लूंगा, बाकी जो भी कोई बीमारी और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई घटना होती है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो मंकी पॉक्स की जांच करने के लिए, उसके बारे में पता लगाने के लिए देश की पहली स्वदेशी निर्मित आरटीपीसीआर आंध्र प्रदेश के मेडटेक जोन के द्वारा लॉन्च की गई है। और इस पे काम किसने किया है? ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स के द्वारा जो है इसको क्या किया गया है? इस किट को विकसित किया गया है। ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स के द्वारा इसको विकसित किया गया है, बायोमेडिकल्स, इसके द्वारा इसको किट को डेवलप किया गया है, ध्यान रखिएगा। और केंद्र सरकार के जो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं अजय कुमार सूद, उनके द्वारा 18 अगस्त 2022 को इसको लॉन्च किया गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक न्यूज है। और मंकी पॉक्स के बारे में आपको पता है कि पूरा अफ्रीका महाद्वीप त्रस्त हो चुका था और अफ्रीका महाद्वीप में कई सारी मौतें हुई, बहुत सारे लोग जो है, इसके बाद भारत में भी काफी लंबे समय से लगभग 50 से ज्यादा मामले जो है मंकी पॉक्स के आ चुके थे। और ऐसे में सरकार के द्वारा काम किया गया और ये आरटीपीसीआर डेवलप होने का मतलब ये है कि ये वायरस से अब पता लगाया जा सकता है। भारत के पास भी अपनी खुद के और इसके वैक्सीनेशन को लेकर के भी कंट्रीज काम कर रही हैं, ठीक है। तो ये आपको पता रहना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज ये भी आपकी मंकी पॉक्स को लेकर के, ठीक है। चलिए अगला है आपका नेक्स्ट न्यूज आप देख रहे हैं। ये आपका देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस बनी है, देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस लॉन्च की गई है। निजी क्षेत्र की एक कंपनी है केपीआईटी, ठीक है, कौन सी है? केपीआईटी, निजी क्षेत्र की एक कंपनी है जिसका नाम है केपीआईटी लिमिटेड। और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था है सीएसआईआर, केपीआईटी और सीएसआईआर, केंद्रीय औद्योगिक अनुसंधान परिषद,
इन दोनों के द्वारा देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस लॉन्च की गई है। कहां पर? पुणे में। पुणे में लॉन्च की गई है। आप इनके बारे में जानते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, आपके केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, जितेंद्र सिंह जी हैं। तो 21 अगस्त 2022 को ये लॉन्च की गई है आपकी, है ना, पहली इलेक्ट्रिक बस, एक तरीके से हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस है भारत की। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, भारत आने वाले समय पे एक अल्टरनेटिव एनर्जी के तौर पे हाइड्रोजन एनर्जी के तौर पे यूज करना चाहता है। तो इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो हाइड्रोजन विजन है, भारत के लिए आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए जो काम करना है, उसके लिए जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्ष्यों में से एक है, इसको पूरा करना है। तो एनर्जी को स्वच्छ बनाने के लिए, सस्ती बनाने के लिए, हाइड्रोजन के सेक्टर पे डेवलपमेंट करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजना के तौर पे आपका ये परियोजना है, हाइड्रोजन सेल को लेकर के जो काम करना है। तो इस बस में फ्यूल सेल आपका जो है, इसके तहत हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं को मिला करके जो है आपका बिजली पैदा करती है, और इससे जो है बसों को जो पारंपरिक बैटरी सेल होते हैं उसी हिसाब से काम करती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत की पहली हाइड्रोजन बेस आपकी बस आ चुकी है और पुणे में इसको लॉन्च किया जा चुका है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका ये बन सकता है। अगला चलते हैं नेक्स्ट। थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्टिविटी वेट कर लीजिए। ये एक आपका बीच बीच में स्पीड टेस्ट होता रहता है, आपका ग्लोबल इंडेक्स जारी किया जाता है स्पीड टेस्ट पे। स्पीड टेस्ट पे किस पे? आप लोग इंटरनेट चलाते हैं और सभी लोग इंटरनेट पे, हमारी एक समस्या बनी रहती है कि नेट सही से नहीं चल रहा है, नेट की स्पीड नहीं आ रही। आज 4G के बाद 5G भी आ चुका है भारत में। तो एक संस्था है आपकी ओकला, इसका एप्लीकेशन आता है, आप लोग सभी एप्लीकेशन को इसके डाउनलोड आपने किया होगा। नेटवर्क इंटेलिजेंस कनेक्टिविटी इनसाइट ये अवेलेबल कराती है ओकला के द्वारा। जुलाई 2022 में एक ग्लोबल इंडेक्स जारी किया गया था। किस पे? स्पीड टेस्ट पे। किस पे जारी किया गया था? स्पीड टेस्ट पे ग्लोबल इंडेक्स जारी किया गया था। स्पीड टेस्ट पे ग्लोबल इंडेक्स जारी किया गया था और इसके तहत भारत मोबाइल औसत स्पीड के वैश्विक रैंकिंग में 3 स्थान नीचे पहुंच चुका है। मतलब कि पहले भारत की रैंक जहां 115 होती थी 2021 में, अब जो है हमारी रैंक 118 हो चुकी है इसमें। मतलब आप सोचिए कि हमारा देश जो है इंटरनेट के मामले में, हम 4G 5G की बात तो करते हैं, लेकिन विश्व में जब हम कंपेयर करते हैं तो हम विश्व में 118वें नंबर पे आते हैं इंटरनेट स्पीड देने पे। इस बात को भी ध्यान रखिए, 118वें नंबर पे भारत का नाम आता है। ठीक है, हमारे यहां पे जो मोबाइल की डाउनलोड स्पीड है वो लगभग 24 MBPS है। 24 MB, ओ माफ करिएगा, 14 MBPS है। 14 MBPS है। समझिए, अभी काफी सुधार करना है देश को। ठीक है, तो एक ये आपको ध्यान रखना है, वैश्विक रैंकिंग आपकी काफी नीचे जा चुकी है। इसके बाद नंबर 1 पे कौन है स्पीड टेस्ट में? आपको ये क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होगी। नंबर 1 पे है नॉर्वे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक फर्क और पड़ता है, आबादी भी नहीं है लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी में ये कंट्रीज आगे हैं, ये आपको सभी को पता है। तो नॉर्वे नंबर 1 है मोबाइल स्पीड के लिए, शीर्ष स्थान पे बना हुआ है। और दूसरे स्थान पे चिली है आपका, दूसरे स्थान पे चिली है। ठीक है, तो भारत का स्थान क्या है? 118वां स्थान है, ध्यान रखना है। नॉर्वे की यदि बात करोगे तो नॉर्वे में मोबाइल डाउनलोड स्पीड कितनी है? 126 MBPS है, 126। और भारत की मैंने आपको बताया 14 MBPS के आसपास भारत की है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना होगा। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है? चलिए, ये ओखला स्पीड टेस्ट को लेकर के चर्चा रहती है। नेक्स्ट अब बात करते हैं सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2020। नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट आ चुकी है आपकी 2020 की, और ये रिपोर्ट आपकी जारी हो चुकी है 5 मई 2022 को। हाँ, एक रिपोर्ट है आपकी भारत सरकार के द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट का नाम है नागरिक पंजीकरण रिपोर्ट 2020। नागरिक पंजीकरण, इसमें कुछ आपके डेटा हैं, आपके इंपॉर्टेंट डेटा हैं। अभी देखो सेंसस आई नहीं है, सेंसस में थोड़ा सा समय है,
2020। नागरिक पंजीकरण रिपोर्ट 2020, ठीक है। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2020 2020, ठीक है। अब ये रिपोर्ट आपकी 5 मई 2022 को जारी की गई है। कब जारी की गई है? 5 मई 2022 को ये रिपोर्ट आपकी जारी की गई है। 5 मई 2022 को जारी की गई है। रिपोर्ट में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार 2019 में पंजीकरण जन्मों की संख्या जो है आपकी घट गई है। अब धीरे धीरे आपको पता है कि हमारा जो देश में जनसंख्या पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, तो सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण पे काम किया जाए। तो 2019 में, अब इस डेटा के हिसाब से 2019 का डेटा है पूरा इसमें, ठीक है। आप डेटा थोड़ा बहुत लिख लीजिएगा। 2019 के डेटा के हिसाब से जो पंजीकरण जन्मों की संख्या है वो काफ़ी कम हो गई है। टोटल आपकी 2019 में पंजीकरण जन्मों की संख्या कितनी थी? 2019 में पंजीकरण जन्मों की संख्या थी 2.48 करोड़, और 2020 में ये काफी घट करके कितनी हो चुकी है? 2.42 करोड़, ठीक है। वैसे कोविड का समय था ये, तो पंजीकरण जन्मों की संख्या में कमी देखने को मिली है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। एक तो आपको ये पता रखना है। दूसरा, मृत्यु को लेकर के भी इसमें डेटा आए हैं, आंकड़े आए हैं। 2020 की नागरिक पंजीकरण प्रणाली के तहत 2020 में जो मौतों का आंकड़ा है वो भी आपका जो है लगभग बढ़ा है। मतलब 2019 में जहां पर मौतें कितनी होती थी, 2019 में मृत्यु का जो आंकड़ा है वो आपका है 76.4 लाख मौतों का आंकड़ा है। यही आगे बढ़कर 2020 में आपका जो है हो चुका है 81.2 लाख। तो मृत्यु का डेटा ये है जो आपकी हो रही है, और जन्म का डेटा ये है आपका। 2019 में जन्म 2.48 करोड़, 2020 में 2.42 करोड़, और मृत्यु का डेटा आपका 76.4 आपका 2019 में, और 81.2 आपका। तो मृत्यु बढ़ रही है, जन्म आपका कम हो रहा है धीरे धीरे। और कहा जा रहा है कि ज्यादातर जो मृत्यु का प्रतिशत, इसमें पुरुषों की संख्या ज्यादा है, 60% पुरुष हैं, 40% महिलाएं हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा सर्वाधिक मृत्यु दर आपकी बिहार में दर्ज की गई है। कहां की गई है? सर्वाधिक मृत्यु दर बिहार में दर्ज की गई है। बिहार में सबसे ज्यादा मृत्यु दर बिहार में 18.3%, ठीक है। एक कोविड के कारण 2020 में वृद्धि हुई है, मृत्यु पे जो वृद्धि हुई है ये कोविड के कारण से, और जन्म भी जो कमी आई है 2020 का डेटा है, इसके पीछे भी कोविड एक कारण है, ठीक है। नंबर 1 में बिहार, नंबर 2 में महाराष्ट्र। ध्यान रखना है। तो ये डेटा आपको क्लियर रखना है, ठीक है। और ये एक चीज और यहां पे बता देते हैं, जन्म के समय सर्वाधिक लिंगानुपात मतलब 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कहां पे है? तो लिंगानुपात को लेकर के भी एक डेटा है कि शीर्ष 5 स्टेट, टॉप 5 स्टेट या यूनियन टेरिटरीज आपकी लिंगानुपात में नंबर 1 में लद्दाख है आपका। सबसे ज्यादा जो है आपका लिंगानुपात राज्य केंद्र शासित प्रदेश में नंबर 1 में लद्दाख है, 1104 है इसका लिंगानुपात। 1104 यानी 1000 पुरुषों में से 1104 महिलाएं हैं। यह आपका जन्म के समय लिंगानुपात का डेटा है। दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है 1011, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपका अंडमान है, और चौथे नंबर पे त्रिपुरा है, और पांचवें नंबर पे केरल है। ये ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक जो इस डेटा के हिसाब से, ठीक है। और सबसे कम लिंगानुपात कहां पे है? सबसे कम लिंगानुपात है जन्म के समय मणिपुर में, ठीक है। मणिपुर, फिर दादरा नगर हवेली, फिर आपका गुजरात आता है, फिर आपका हरियाणा आता है, फिर आपका एमपी आता है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले टॉप 5 है आपके, नंबर 1, नंबर 2, ठीक है। लद्दाख नंबर 1 है, ध्यान रखना है। और सबसे लास्ट में बॉटम में आपका मणिपुर है, बॉटम में आपका मणिपुर है, ध्यान रखना है इस बात को। स्पष्ट है सभी का? क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। तो ये आपके करंट अफेयर से जुड़े हुए 5 टॉपिक थे, 5 से 6 टॉपिक जो मुझे करवाने थे आप लोगों को, और ये टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखो जितना मैंने पुराना करवा दिया है, ठीक है,
वो आपको रट जाना है, सभी को 1 to 1 सभी को रट जाना है। देखो पहला जो आपका टॉपिक था, मैं एक एक टॉपिक आपको अगेन फिर से, एक सेमीकंडक्टर से जुड़ा हुआ टॉपिक था, मैंने आपको गुजरात के बारे में बताया, धोलेरा में सेमीकॉन सिटी बन रही है। इसके बाद दूसरा टॉपिक जो आपका है मालगाड़ी से, कि सबसे लंबी मालगाड़ी आपकी वासुकी नाम है इसका। मंडला आपका देश का जो है पहला जिला बन चुका है, ठीक है, जहां पे कार्यात्मक तौर पे सभी के सभी जो है साक्षर हैं। मंकी पॉक्स को लेकर के ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स के द्वारा क्या बनाई गई है, एक आरटीपीसीआर किट बनाई गई है। इसके बाद आपका जो है ये आपकी हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस बनाई गई है, जो कि पुणे में लॉन्च हुई है आपकी, ठीक है। तो ये भारत की पहली बस है आपकी, ये आपको देखना है। ग्लोबल इंडेक्स आपका जो स्पीड टेस्ट पे ओखला के द्वारा किया गया, भारत की 118वीं रैंक है, नॉर्वे नंबर 1 पे है, चिली आपका दूसरे नंबर पे है। और तीसरा ये जो आपका नागरिक पंजीकरण रिपोर्ट है, इसमें मैंने आपको 2019-2020 के डेटा बताए और साथ ही आपको लिंगानुपात के बारे में बताया। तो आज के करंट अफेयर्स पे ये प्रमुख 5-6 टॉपिक जो आपको मुझे करवाने थे आपके हो गए हैं। आप सभी इसको पूरा रिवाइज करिए, पुराना जितना भी करंट अफेयर्स का नोट्स बन चुका है उसको रिवाइज करना है एक एक। देखिए अभी तक में आप देखेंगे तो काफी सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए। अब मुद्दा है कि आपको याद हो जाने चाहिए, रट जाने चाहिए, रट जाने चाहिए। पूरी के पूरा मेरे ऊपर भरोसा करिए, मैं एक एक टॉपिक आपका कवर कराऊंगा। अभी बीच बीच में बहुत ही स्पेशल टॉपिक भी आपके करंट अफेयर्स के मैं करवाऊंगा, इसलिए करंट अफेयर्स आपको एक भी नहीं छोड़ना है। सारा करंट अफेयर्स अपने दिमाग में रिवीजन के माध्यम से बैठा लीजिए। 2 बार 3 बार रिवीजन जरूर करिए। क्लास शुरू होने से पहले एक बार रिवीजन कर लीजिए, क्लास के बाद रिवीजन कर लीजिए, शाम को एक बार रिवीजन कर लीजिए। जरूर रिवीजन करना है करंट अफेयर्स का, ताकि करंट अफेयर्स आपका मजबूत हो जाए, ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं। यहां पे देखो मैं उतना ही पढ़ा रहा हूं जितना सिलेक्टिव है, ये नहीं कि बहुत सारा डेटा आपको किसी एक टॉपिक पे दे दिया। सिलेक्टिव पढ़ना है और बेस्ट पढ़ना है, बस ये दिमाग में बैठा के करंट अफेयर्स में हमें चलना है।